हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट शुरू करने वाले हैं और पार्ट फर्स्ट। तो आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। अब तक हमने सिविक्स का चैप्टर्स को कवर कर लिया था, फर्स्ट 2 चैप्टर्स को कवर किया है। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर का नेम है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कहने का ही मीनिंग क्या है? बेटर हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। जब बढ़िया इनकम होगी, बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी होगी, बढ़िया एजुकेशन फैसिलिटीज होगी, अगर ये सारी चीज़ें किसी व्यक्ति को प्रोवाइड हो रही है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट डिपेंड किस पर करता है? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पर डिपेंड करता है। जैसे हम आज से कुछ समय पहले की बात देखें, हमारी इनकम अच्छी नहीं थी, अब हमारी इनकम बढ़िया हो गई है, तो हमारे घर का भी देखें ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे ही हम अपने आसपास के क्षेत्र का देख सकते हैं, अपने देश का देख सकते हैं। हमारे देश की जो है जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी जो है बूस्ट हो रही है, इस कारण से हमारे देश का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? हमारी हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पर डिपेंड करता है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके बाद डेवलपमेंट जो है क्या प्रोमिसेस करता है, और डेवलपमेंट के अलग अलग पर्संस के लिए अलग अलग क्या गोल्स हैं, क्या इसके अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें डैम बनाना, अगर हमने डैम बनाया, अगर गवर्नमेंट ने जैसे डैम बनाया, डैम बनाने से कुछ फायदे भी हैं। जैसे टर्बाइंस लगाकर यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इरिगेशन फैसिलिटीज, यहाँ जो है चैनल्स बनाकर आसपास के जो है फार्मिंग एरिया है, एग्रीकल्चरल एरियाज है, उनको जो है इरिगेशन फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जा सकती है। यहाँ फिशिंग की जा सकती है। तो ये तो इसके जो है वो फायदे बताए गए हैं, ये जो है इसके फायदे बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो रह रहे लोग हैं, इस डैम के आसपास जो रह रहे लोग हैं, इस डैम के आसपास जो लोग रह रहे हैं, क्या उनको नुकसान नहीं होगा? अगर अर्थक्वेक आ जाए तो, डैम टूट जाए तो फिर उन लोगों की जान माल को नुकसान हो सकता है। तो डेवलपमेंट फायदेमंद भी है, डेवलपमेंट से नुकसान भी हो सकता है। ऐसे ही अगर हम फॉरेस्ट को काटते जाएं, अगर हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, उन टिम्बर्स का, उन लकड़ियों का यूज़ हम फर्नीचर के लिए कर रहे हैं और अदर्स एक्टिविटीज़ के लिए जो है हम उस वुड का, टिम्बर का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फॉरेस्ट काटने से ऑक्सीजन लेवल जो है डिक्रीज होगा, CO2 की मात्रा बढ़ने लग जाएगी, तो नुकसान भी है। एक तरफ इसका फ़ायदा भी है, दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है। तो डेवलपमेंट अलग अलग पर्सन्स के लिए अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। किसी के लिए फ़ायदेमंद है तो किसी के लिए ये नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके बाद जो डेवलपमेंट देखा जाता है मटेरियलिस्टिक बेस पर और नॉन मटेरियल बेस पर। मटेरियल कहने का मतलब हमारे पास साइकिल थी, साइकिल से अब कार ले ली, तो क्या हो रहा है हमारा डेवलपमेंट? किसके बेस पर? मटेरियल। कार क्या है? अपने आप में एक मटेरियल। ऐसे ही पहले हम झोपड़ी में रह रहे थे, अब बढ़िया आलीशान बंगला ले लिया, तो वो भी क्या है? मटेरियल। हाउस क्या है? अपने आप में मटेरियल। मनी, पैसा, हमारे पास पैसा बढ़ता जा रहा है, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो पैसा भी अपने आप में क्या है? एक मटेरियल। जब हम देखें प्रोडक्ट्स, गुड्स, इन सब चीज़ों की जो ज़्यादा एक्सेसमेंट हम कर पा रहे हैं, ज़्यादा हम यूज़ कर पा रहे हैं, यानी किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हैं हम, तो वो है हमारा मटेरियल डेवलपमेंट। नॉन मटेरियल डेवलपमेंट, इसमें किसी प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं किया जाता, इसको सिर्फ फील किया जाता है। जैसे हमारी पहले अच्छी रिस्पेक्ट नहीं थी, अब हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, हमारी रिस्पेक्ट अच्छी हो रही है, जिस कारण अब जो है इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो रिस्पेक्ट जो हमें मिल रही है, ये भी अपने आप में क्या है? डेवलपमेंट है, लेकिन इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो जो फील कर सकते हैं वो नॉन मटेरियल डेवलपमेंट है। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं हम आसपास, जो अपनी बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हम फ्रेंड्स भी अपने आप में जो है वो डेवलपमेंट का रोल जो है वो अदा करते हैं। तो फ्रेंड्स भी कौन है? अपने आप में नॉन मटेरियल है। इसके बाद है नेशनल डेवलपमेंट। हम नेशनल डेवलपमेंट को कैसे देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? कंट्री की इकोनॉमी के बेस पर। अगर हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है इसमें ग्रोथ हो रही है, कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, तो हमारे देश का विकास हो रहा है। और हमारे देश का विकास कैसे होगा? जब हम देखें कि उस कंट्री में रह रहे सिटीजन्स को क्या उनकी लिटरेसी रेट अच्छी है, क्या उनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है। अगर किसी देश में रह रहे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी है,
रहने का तरीका जो है बढ़िया है, इनकम अच्छी है, हेल्थ एजुकेशन अच्छी मिल रही है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है जो है। तो अगर ये सारी चीज़ें जो है हो रही है तो वो देश इम्प्रूव हो रहा है, वो सिटीजन्स का इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सिटीजन्स का इम्प्रूवमेंट होना, देश की इकोनॉमी में ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है? नेशनल का डेवलपमेंट कहलाता है। तो नेशनल डेवलपमेंट कहना इकोनॉमी में ग्रोथ होना कंट्री के, और सिटीजन्स की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट होना ही नेशनल डेवलपमेंट कहलाता है। इस नेशनल डेवलपमेंट को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? किसी कंट्रीज और किसी स्टेट्स के अमंग हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं? जैसे हम देखें कि पर कैपिटा इनकम, हम देखते हैं यूएसए की पर कैपिटा इनकम, हम देखते हैं इंडिया की पर कैपिटा इनकम। इंडिया की तो पर कैपिटा इनकम कम है, यूएसए की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। तो कंपेयर कर लिया हमने, किसके बेस पर कैपिटा इनकम के बेस पर, लिटरेसी बेस पर, कि अब यूएसए के लोग तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इंडिया के लोग कम पढ़े लिखे हैं, तो लिटरेसी रेट से भी हम कंपेयर कर रहे हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि बच्चों का जो बर्थ हुआ तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो इंडिया में तो ज़्यादा मर रहे हैं, यूएसए में कम मर रहे हैं। तो कंपैरिजन कर रहे हैं। ऐसे हम 2 कंट्रीज़ का भी कंपैरिजन कर सकते हैं, हम 2 स्टेट का भी कंपैरिजन कर सकते हैं। स्टेट के एग्जाम्पल जो हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो किसी कंट्री की जो डेवलपमेंट है या नेशनल की डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हम किसी कंट्रीज के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, हम किसी स्टेट्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। उसकी इनकम, लिटरेसी रेट, हेल्थ वगैरह, इनको हम कंपेयर करके देश की जो डेवलपमेंट है या स्टेट्स की डेवलपमेंट है उनको मेजर कर सकते हैं। अब जो हमारे मेन टॉपिक्स शुरू हो रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, जिसके बारे में हमने अभी देखा। पर कैपिटा इनकम को और क्या बोला जाता है? एवरेज इनकम बोला जाता है। पर कैपिटा इनकम होती क्या है कि पूरे कंट्री में टोटल इनकम, पूरे कंट्री की जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज आएगा उसको ही एवरेज इनकम बोला गया है। जैसे हमारे जो कंट्री की जो टोटल इनकम वो तो मिलियंस ट्रिलियंस में होगी, और टोटल पॉपुलेशन 147 करोड़ के आसपास, उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी उसका आंकड़ा आएगा वो हमारी कंट्री का पर कैपिटा इनकम कहलाएगा। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है। अब ये पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम हाईएस्ट किसकी है? हरियाणा की, यानी कि हरियाणा के लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। और बिहार की जो पर कैपिटा इनकम वो क्या है? लोएस्ट, तो बिहार के लोग कम पैसा कमा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम हरियाणा, लोएस्ट पर कैपिटा इनकम बिहार। इसके बाद है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब है कि 1 साल के अंदर अंदर कितने बच्चों की जो डेथ हो रही है। इन्फेंट कहने का मतलब होता है शिशु, बच्चे 1 साल से कम उम्र के। मोर्टेलिटी कहने का मतलब क्या है? डेथ होना। रेट कहने का मतलब परसेंटेज। तो ऐसे शिशु जिनकी डेथ हो रही है उनका जो परसेंटेज है वही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। मानते हैं कि 1 साल के अंदर हजारों जो है लाखों बच्चों का जन्म हो रहा है, लेकिन हम किस पर मेजर करेंगे? 1000 पर। मानते हैं कि एक देश के अंदर अंदर 1000 बच्चों का जन्म हुआ, उस 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की डेथ हो गई? मानते हैं 1000 बच्चों का तो जन्म हुआ और 20 बच्चों की डेथ हो गई 1 साल के अंदर अंदर। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी आ गई? 20। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 20। मेजर किस पर करेंगे? 1000 को लेकर हम मेजर करेंगे। और कितने? 1 साल के अंदर अंदर जितने बच्चों का जो जो मर रहे हैं वो। तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो हाईएस्ट किसकी है? हरियाणा की है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट किसकी है? केरला की है। हाईएस्ट कहने का मतलब है कि वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटी है वो गंदी है। हरियाणा की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो पुअर है, इस कारण से वहाँ पर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। केरला की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ वो अच्छी है, इस कारण से यहाँ पर जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है। तो बस अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाईएस्ट किसकी है? हरियाणा की है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट किसकी है? केरला की है। अब हम क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहने का मीनिंग क्या है कि बेटर हेल्थ, एजुकेशन और इनकम होना ही डेवलपमेंट कहलाएगा। अगर कोई व्यक्ति
इन चीज़ों को, बढ़िया इनकम है, बढ़िया हेल्थ है, बढ़िया एजुकेशन है, मिल रही है उसको, तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए अलग अलग गोल हो सकते हैं, अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। जैसे डैम से फायदे भी हैं और डैम से नुकसान भी हो जाता है, फॉरेस्ट काटने से फायदे भी है, फॉरेस्ट काटने से नुकसान भी होता है। डेवलपमेंट को मटेरियल और नॉन मटेरियल के बेस पर जो है मेजर किया जाता है। मटेरियल कहने का मतलब कि कार, हाउस, मनी, जो ये चीज़ें हैं मटेरियल है, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये मटेरियल डेवलपमेंट है। साइकिल से कार आई तो ये मटेरियल डेवलपमेंट है। नॉन मटेरियल डेवलपमेंट कहने का मीनिंग है कि हमारी जो रिस्पेक्ट है, हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ अच्छा लग रहा है, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है, तो ये जो है अपने आप में क्या है, नॉन मटेरियल डेवलपमेंट है। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट कहने का मीनिंग है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी में ग्रोथ होना और उस क्षेत्र में रह रहे लोगों, जो सिटीजन्स है, उनकी सिटीजन्स की स्टैंडर्ड जो है, उनकी लिविंग में इंप्रूवमेंट होना, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट होना, तो देश का डेवलपमेंट, नेशन का डेवलपमेंट होगा। नेशनल डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? उस कंट्री की इकोनॉमी पर डिपेंड करता है और उस कंट्री में रह रहे लोगों की स्टैंडर्ड पर डिपेंड करता है। अब लोगों के स्टैंडर्ड्स किस पर डिपेंड करेंगे? इनकम पर। जिसकी ज़्यादा इनकम वो ज़्यादा बढ़िया स्टैंडर्ड का होगा। लिटरेसी रेट, जो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे वो ज़्यादा स्टैंडर्ड का होगा। तो यानी कि इकोनॉमी और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है ह्यूमंस के, पीपल के, उस पर डिपेंड करती है किसी कंट्री की डेवलपमेंट। इसके बाद है हाउ टू कंपेयर नेशनल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम किसी कंट्रीज और स्टेट की डेवलपमेंट को कैसे जो है मेजर कर सकते हैं? इनकम, लिटरेसी रेट, हेल्थ, इनसे जो कंपेयर करके हम दो कंट्रीज या दो स्टेट्स को कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कि कौन कितना डेवलप्ड है। इसके बाद हमने पढ़ा पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहा जाता है। टोटल इनकम जो कंट्री की है उससे टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट हरियाणा का है, लोएस्ट बिहार का है। लास्ट जो हमने पढ़ा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक साल में 1000 बच्चों के बर्थ पर जितने बच्चों की डेथ हो रही है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाएगी। जैसे 1000 बच्चों का बर्थ हुआ, इसमें से 20 बच्चे जो है वो मर गए, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 20 हो जाएगी। तो हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा की है, यानी बच्चे ज्यादा मर रहे हैं हरियाणा में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट कहाँ की है? केरला की, मतलब बच्चे कम मर रहे हैं केरला में, क्योंकि केरला की जो हेल्थ फैसिलिटी है वो अच्छी है, इस कारण से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यहाँ कम है। तो हमने पढ़ भी लिया और क्विकली इसको रिवाइज भी कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लग रही हो, हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो हमने कल तक डेवलपमेंट कई बेसिक मीनिंग, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, जो 3 इंडिकेटर्स थे यूएनडीपी के द्वारा दिए गए थे, जिससे जो है डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है, तो बेसिक चीज़ें हमने कल कवर कर ली थी पार्ट 1 में। अब जो है हम इसमें आज आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे जहाँ से कल हमने छोड़ा था। हमने कल पर कैपिटा इनकम और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद आज लिटरेसी रेट। पहले हमें पता हो कि लिटरेट कौन होते हैं? जिनकी एज 7 ईयर्स है या 7 ईयर्स से अबव, जो किसी लैंग्वेज को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं या अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं, तो वो तो लोग कहलाएंगे लिटरेट। वो लोग क्या कहलाएंगे? लिटरेट कहा जाएगा उन्हें। जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को रीड कर पा रहे हैं, राइट कर पा रहे हैं या अंडरस्टैंड, समझ पा रहे हैं, वो लिटरेट हैं। जो इनकी परसेंटेज है, 100 में से 80 लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि 80% लिटरेसी रेट। तो किसकी लिटरेसी रेट ज़्यादा है, किसकी लिटरेसी रेट कम? तो ऐसे लोग जो लिटरेट हैं, लिटरेट का जो परसेंटेज है वो लिटरेसी रेट कहने का मीनिंग क्या? परसेंटेज। तो अब हम देखते हैं कि ये लिटरेसी रेट ज़्यादा किसकी है? केरला की। कम किसकी है? बिहार की। तो केरला में जो है साक्षर लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं लिटरेट, और बिहार में
कम लोग हैं। तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो ये क्या होता है? 15 to 17 ईयर्स जो है या जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप के सभी बच्चे और उन सभी बच्चों में से इस एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो है नेट अटेंडेंस रेशो। मानते हैं कि किसी एरिया में टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जाने वाले 80 स्टूडेंट्स हैं, तो 80 स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इनका जो रेशो होगा 4:1। तो ऐसे जो है इसका रेशो निकाला जाता है। कौन? 15 to 17 ईयर्स के सभी बच्चे में से जितने 15 to 17 ईयर्स के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका जो रेशो है वो नेट अटेंडेंस रेशो है। अब नेट अटेंडेंस रेशो कहाँ जो है सबसे हाईएस्ट है? केरला का नेट अटेंडेंस रेशो अच्छा है, इस कारण लिटरेसी रेट अच्छी है उसकी। इसके बाद है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहने का मीनिंग क्या है? एक्सपेक्ट करना कि कोई व्यक्ति कितने समय तक जो है जीवित रह सकता है, कितने समय तक वो जी सकता है, उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेशन करना, तो उसे ही बोला गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एवरेज एज एक्सपेक्टेड टू लिव, किसी व्यक्ति की एवरेज एज की वो कितना जी सकता है। अब कोई व्यक्ति 120 साल जी रहा है, कोई 130, कोई 12 की एज में, कोई 1 साल की एज में, कोई 5 साल की एज में जो है निपट रहा है, डेथ हो रही है, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा। सभी एज का जो एवरेज निकालने के बाद इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी आई? 72। कितनी है? 72 इंडिया की जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। श्रीलंका की 77.5, श्रीलंका की ज़्यादा है हमसे, इंडिया की 72। हमें ये जो है डाटा याद रखना है। इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक फैसिलिटीज़। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है? ऐसी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट जनता को प्रोवाइड करे, वही पब्लिक फैसिलिटीज़ है। बहुत ज़्यादा हम इस पे डिस्कस करेंगे नहीं, बाकी आपको जो है ये पता ही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या? शॉर्ट में इसे पीडीएस कह देते हैं, आपने 9th क्लास में भी इसे पढ़ा होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है, जिसके तहत जो गरीब जनता है उनको ग्रेन्स या फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं बहुत ही लो प्राइजेस पर। बीपीएल एपीएल परिवार, हर वार्ड में जो डिपो होता है, राशन शॉप होती है, जहां हर महीने जो गेहूं मिलती है, वही है ये पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन इशू करता है या कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी। कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी करता है। और इस यूएनडीपी ने कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज किए हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इनकम। तो यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट जारी करने के लिए या अपना इंडेक्स, पूरी लिस्ट, सूची जारी करने के लिए कितने इंडिकेटर्स? 3 इंडिकेटर्स का यूज करता है। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम का यूज करता है। इसके बाद जो ये रैंकिंग हर साल जो ये रैंक पब्लिश करता है, उस रैंक में इंडिया की कौन सी रैंक है? 130। जो इस साल इकोनॉमिक्स की न्यू बुक रीपब्लिश हुई है, उसमें 2025 के अकॉर्डिंग डाटा बताया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 130 और श्रीलंका की रैंक है 78। तो इंडिया की 130 रैंक है किसमें? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो अपनी रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग। ये रिपोर्ट किस लिए? ये रिपोर्ट यूएनडीपी इसीलिए पब्लिश करता है, वो मेजर करता है कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम यही पढ़ रहे हैं कि कौन कितना डेवलप्ड है, और ये कौन बता रहा है? यूएनडीपी बता रहा है। यूएनडीपी कौन से इंडिकेटर से? हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, इन तीनों को मेजर करता है हर कंट्रीज में, और
जो है डाटा जो है उसने इकट्ठा किया है, सर्वे किया है, उसके बाद अपनी लिस्ट जारी कर देता है। उस लिस्ट में 2025 वाले में इंडिया की रैंक 130 बताई है, जो कि बहुत ही पुअर है, बहुत ही पुअर है। जबकि श्रीलंका की रैंक 78 बताई गई है। तो हमने जो है यहाँ तक की चीज़ें कवर कर ली है। छोटा सा टॉपिक बच रहा है जिसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे और आज जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, डिफरेंस बताना था यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के बीच में। यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक के बीच में दोनों ही डेवलपमेंट को मेज़र कर रहे हैं, लेकिन यूएनडीपी डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ भी लिया था। हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। तो यूएनडीपी डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए 3 इंडिकेटर्स का यूज़ करता है, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। कहने का मतलब पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम यूज़ करता है। जबकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ और सिर्फ इनकम या पर कैपिटा इनकम का यूज़ करता है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। जबकि ये ज़्यादा जो है इंडिकेटर्स या कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहा है, इस कारण यूएनडीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रॉड है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। जबकि वर्ल्ड बैंक का नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसने बहुत ही कम यानी सिर्फ और सिर्फ जो इनकम है इंडिकेटर का यूज़ किया है। इनकम को एज अ इंडिकेटर या कंपोनेंट यूज़ किया है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। इस कारण वर्ल्ड बैंक का जो कॉन्सेप्ट है ये नैरो कॉन्सेप्ट है। यूएनडीपी हर साल अपनी रिपोर्ट जारी करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास में देख लिया था इंडिया की रैंक कितनी थी। जो 2025 की जो बात है, जो रिपोर्ट है वो अपनी बुक में है, उसके अकॉर्डिंग 130 इंडिया की रैंक थी। तो यूएनडीपी अपनी रिपोर्ट हर साल जारी करता है और 2025 के अकॉर्डिंग 130 रैंक जो है इंडिया की बताई गई है। जबकि वर्ल्ड बैंक कोई रिपोर्ट जारी नहीं करता, ये बस एक ग्रुप बना कर रख रखा है। इसने एक ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। जैसे हायर इनकम, अब हायर इनकम कंट्रीज़ कौन कौन सी है? यूएसए, ठीक है, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो हायर इनकम कंट्रीज़ में है। मिडल इनकम कंट्रीज़ में कौन है? लोअर इनकम कंट्रीज़ में कौन है? तो हायर, मिडल, लोअर ऐसे करके ग्रुप बना दिए हैं इसने कंट्रीज़ के, डेवलपमेंट को देखने के लिए, डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। जबकि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया को जो इसने किस में रखा है? लो मिडल, लो मिडल, यानी थोड़ा गरीब और थोड़ा मिडल टाइप का। तो इंडिया को जो है वर्ल्ड बैंक ने इनकम के बेस पर कैपिटा इनकम के बेस पर लो मिडल इनकम कंट्रीज में रख रखा है। ये अलग ही कॉन्सेप्ट दिया है इसने इंडिया के लिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ग्रोस नेशनल इनकम। ग्रोस कहने का मतलब टोटल, ग्रोस कहने का मतलब टोटल। किसकी टोटल इनकम? नेशनल की इनकम। देश की टोटल इनकम ही कहलाती है ग्रोस नेशनल इनकम। अब ये देश की टोटल इनकम बनेगी कैसे? देश में, देश की जितनी भी इनकम है, टोटल इनकम है, ये डिपेंड किस पर करती है? ये डिपेंड करती है देश के अंदर रह रहे सिटीजन्स, इनसाइड द सिटीजन्स, जो हमारी कंट्री के अंदर रह रहे सिटीजन्स हैं, और हमारी कंट्री के बाहर यानी इंडिया कंट्री के बाहर रह रहे जो सिटीजन्स हैं। तो देश के अंदर या देश के बाहर रह रहे जो सिटीजन्स हैं, इनकी टोटल इनकम को जब प्लस कर देंगे तब वो निकलेगा ग्रोस नेशनल इनकम। ग्रोस नेशनल इनकम। तो ग्रोस नेशनल इनकम हो गया जिसमें देश के अंदर और देश के बाहर रह रहे सिटीजन्स या जो इंडियंस हैं, इनकी टोटल इनकम ही ग्रोस नेशनल इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, या हमने ज्योग्राफी में इसको पढ़ रखा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का मीनिंग क्या था? हम रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करें और हमारी फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए भी जो है रिसोर्सेज को सेव करें या प्रोटेक्ट या जो है कंजर्व करके रखें। सेव करें या
कंजर्व करके रखें हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए। रिसोर्सेज का जो है जुडिशियली सही तरीके से हम यूज़ करें और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सेज को कंजर्व करें, सेव करके रखें। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक है खेलने के लिए जो है सिर्फ ये BMI, कहने का मतलब बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, अब ये बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? जो हमारी हेल्थ को चेक करता है। इसके थ्रू हम अपनी हेल्थ चेक कर सकते हैं। गूगल पर हम सर्च करेंगे तो वहाँ जो है हेल्थ, वेट, हाइट, वेट और एज, ये जो है वो मांगेगा। अगर हम ये तीनों चीज़ें बता देते हैं तो उसमें एक ऐसे मीटर सा शो होगा। ओवरवेट है, बहुत ही ज़्यादा जो है नॉर्मल है, मीडियम है, इस प्रकार का जो ये एरो शो करता है ऐसे करके मीटर बनाकर। तो जो इंडिकेटर आपका आए, जो भी जो है ये इंडिकेट करेगा, उसके बीच में जो ये एरो ऐसे दिखाने लग जाएगा। अब मैंने अपनी एज ली 162 सेंटीमीटर, वेट ली 72 किलोग्राम, एज ली 27। तो इसने जो ये इंडिकेटर दिखाया, मेरा जो दिखाया इसने ओवरवेट का, यानी कि ओवरवेट दिखाया है इसने मेरा जो है BMI, मेरा बॉडी मास इंडेक्स ओवरवेट आ रहा था। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? हमारी हेल्थ को चेक करने का एक जो है पैरामीटर है, या जो हम कहें एक टूल है ये। तो यहाँ तक जो है हमारा छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है और टाइम भी कम लगता है इसको पढ़ने में, समझने में, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो हमने जो है छोटे छोटे 3 पार्ट्स में अपने इस लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है, फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।